नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के इस पहले एपिसोड द व्हाट, हाउ एंड व्हाई ऑफ साइकोलॉजिकल हिस्ट्री में। मेरा नाम है डॉक्टर प्रणव तिवारी और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए इसकी डेफिनेशन को इसके वर्ड से ही पिक करना जरूरी है, जहां हम इस वर्ड को दो भागों में डायसेक्ट कर सकते हैं। Psycho means mind और logy means to study. So psychology basically means the study of mind. जब हम स्टडी ऑफ माइंड कह रहे हैं तो नेचुरली हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो डेफिनेशन से ये साफ होता है कि माइंड की स्टडी इसका ऑब्जेक्टिव है। और अगर हम थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करें तो हम ये देखते हैं कि बेसिकली हम माइंड की स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहते हैं, और इसीलिए इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स और भी हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं। तो उनमें से जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देखते हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहला है टू स्टडी द बायोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार क्यों होता है, ये किसी एक चीज पर निर्भर करके नहीं समझ सकते हैं, बल्कि वो सभी चीजें जो मानवीय व्यवहार को प्रभावित करती हैं उन्हें समझना जरूरी है। और इसीलिए हमारे शरीर का जो मैकेनिज्म है, हमारा शारीरिक जो क्रियाएं हैं, वो मानवीय व्यवहार को, बिहेवियर को कैसे प्रभावित करती हैं, इसको समझना ही बायोलॉजिकल कोरिलेट्स की स्टडी करने का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो है वो है टू अंडरस्टैंड द अनकॉन्शियस मोटिवेशंस। कई बार हम सभी अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं जहां पर कि हमारे द्वारा किया गया जो व्यवहार होता है उसका कारण को हम खुद समझ पाने में समर्थ नहीं होते। हमें ये लगता है कि क्यों हमने इस तरह का व्यवहार किया और क्या रीजन था कि हम उस तरह से रिएक्ट किए जैसा कि हम नहीं कर सकते थे। और इसीलिए इनकी स्टडी भी एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है साइकोलॉजिकल स्टडी के लिए। नेक्स्ट आते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं ये आधार बनाते हैं, बेस फॉर्म करते हैं पर्सनैलिटी डिफरेंसेस का। और यही पर्सनैलिटी डिफरेंसेस और पर्सनैलिटी यूनिकनेस इन्हें कह सकते हैं, जो कि बिहेवियरल पैटर्न्स में डिफरेंसेस लाती हैं। हर व्यक्ति का बिहेवियर करने का तरीका दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह से अलग होता है, और इसलिए भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी इन साइकोलॉजी। देन नेक्स्ट जो है वो है परफेक्टिंग थेरेपेटिक टूल्स। थेरेपेटिक टूल्स, जैसे जैसे माइंड की स्टडी होती चली गई तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सेक्टर में भी डेवलपमेंट्स होते चले गए। मेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल इलनेसेस और उनका व्यवहार पे पड़ने वाले कारणों का भी अध्ययन होता चला गया। और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल इलनेसेस को ट्रीट करने के लिए साइकोथेरेपी का डेवलपमेंट हुआ, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की थेरेपेटिक टेक्निक्स का उपयोग होता है। लेकिन इन थेरेपेटिक टेक्निक्स को पूरी तरह से एक्यूरेट या परफेक्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि माइंड का जो एरिया है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण इनकी एक्यूरेसी को पूरी तरह से सही मान पाना सक्षम नहीं है। इसलिए दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी, टू मेक थेरेपेटिक टूल्स मोर परफेक्ट एंड मोर एक्यूरेट। देन नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है वो है to study the development and maturation of humans over age and its effect over the human behavior। मनुष्य अलग अलग एज पीरियड्स में डेवलप होता है, और ये डेवलपमेंट फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी होता है। और ये जो मैच्योरिटी मोस्ट ऑफ द पीपल में दिखाई पड़ती है, ये बिहेवियर को प्रभावित करती है, बिहेवियरल पैटर्न्स को चेंज कर देती है। जैसे आप बचपन में व्यवहार करते थे वैसे आप अब व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये भी साइकोलॉजी की स्टडी का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, टू अंडरस्टैंड दैट हाउ ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड ओवर द डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस। दूसरा जो तरीका है बेहतर तरीके से समझने का, वो है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को विजिट करना, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्टडी करना। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले तो यहाँ पर ब्रीफली बात करना जरूरी है हिस्टोरियोग्राफी का। हिस्टोरियोग्राफी जो है, इट इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर वे टू राइट हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री को सही तरीके से लिखने का क्या तरीका हो सकता है, क्या तरीका है कि उसे बेहतर तरीके से लिखा जाए, इसकी जो स्टडी की जाती है वो हिस्टोरियोग्राफी के अंदर की जाती है। और ये यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी की हिस्ट्री को सही तरीके से लिखना, उसे सही तरीके से पढ़ना
हम लोगों के लिए बहुत नेसेसरी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी आप साइकोलॉजी की हिस्ट्री को पढ़ते हैं आपके सामने बेसिकली दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है व्हेन डिड इट स्टार्टेड, और दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट टू इंक्लूड। व्हेन डिड इट स्टार्टेड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साइकोलॉजी की हिस्ट्री में इस चीज को समझ पाना मुश्किल है कि साइकोलॉजी का ओरिजिन कब हुआ था। इसको लेकर के बहुत सारे मतभेद हैं। दूसरी चीज व्हाट टू इंक्लूड ये हो जाता है कि साइकोलॉजी की हिस्ट्री इतनी वास्ट है और उसके ओरिजिन को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है उसके कारण साइकोलॉजी की हिस्ट्री में इतने सारे पॉइंट्स हैं उस टाइमलाइन में जहां पर कि उसमें क्या इंक्लूड किया जाए इस चीज को लेकर के एक कंफ्यूजिंग स्टेट आ जाती है। इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर पहले सोचना समझना कि क्या चीज हमें इसमें इंक्लूड करनी है और कब से इसे शुरू करना बहुत नेसेसरी है। तो ये व्हाट व्हेन और व्हाट को आंसर करने के लिए हम जब देखते हैं तो वेस्टर्न साइकोलॉजी, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी को शुरुआत मानी जाती है ग्रीक फिलोसफर्स के टाइम से। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रीक फिलोसफर्स वेस्टर्न सिस्टम में वो पहले बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने कि ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करना शुरू किया था। ये लोग वो थे जो मानवीय व्यवहार को समझ करके उसके होने के कारण, किस कारण से वो हो रहा है, इस पर बात करना शुरू किए थे। और इसी ने आगे चल के साइकोलॉजी एज अ रिसर्च और एज अ डिसिप्लिन की फाउंडेशन भी रखी थी। जब हम बात करते हैं व्हाट टू इंक्लूड इन साइकोलॉजी तो ऐसे में हमारे सामने दो व्यू पॉइंट्स आ जाते हैं। मैं ब्रीफली इस पर बात करूंगा। पहला व्यू पॉइंट है प्रेजेंटिज्म का, जो कि हिस्ट्री को समझने का प्रयास करता है प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में, यानी किसी भी सब्जेक्ट का जो वर्तमान स्टेटस है नॉलेज के क्षेत्र में और स्टैंडर्ड्स के क्षेत्र में, उसको लेकर के हम पास्ट को स्टडी करते हैं। और ये व्यू पॉइंट होता है, ये नजरिया होता है कि पास्ट में जो भी एफर्ट्स किए जा रहे थे वो वर्तमान की इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे थे। दूसरा व्यू पॉइंट है इसमें हिस्टोरिसिज्म का। हिस्टोरिसिज्म ये कहता है कि हिस्ट्री को सिर्फ हिस्ट्री के पर्पज से ही स्टडी किया जाना चाहिए और ऐसा करते वक्त वो कोई एफर्ट नहीं करता हिस्ट्री के पास्ट को प्रेजेंट से कोरिलेट करने का, या किसी भी प्रकार का प्रयास यही नहीं करता है कि प्रेजेंट में जो स्टेटस एक्वायर किया गया है तो उसे पास्ट से जोड़ करके देखे कि क्या पास्ट में सारे एफर्ट्स, पास्ट का जो भी डेवलपमेंट था और जो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट था वो प्रेजेंट की ओर आ रहा था और किस प्रकार से हुआ था। सो सच एफर्ट्स आर नॉट डन अंडर द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्टोरिसिज्म। फर्दर जब आप ये तय कर लेते हैं कि किस पर्सपेक्टिव को लेकर के आपको हिस्ट्री को स्टडी करना है, और यहाँ पर हमारा पर्सपेक्टिव जो है, हमारा नजरिया जो है वो प्रेजेंटिज्म का है, तो इसके बाद आ जाता है आपके सामने चॉइस अप्रोच को लेकर के कि आप कौन सी अप्रोच को चूज करते हैं, कि कंटेंट का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे। बिकॉज हिस्ट्री इज वेरी वास्ट एंड देयर आर सेवरल इवेंट्स, personalities who would have affected the subject or the development in the field of the subject. So ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस अप्रोच के अंतर्गत हम कंटेंट को इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली तीन अप्रोचेस हैं, जेडजिस्ट, ग्रेट पर्सन अप्रोच और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अप्रोच। अब इसमें जो जेडजिस्ट अप्रोच है वो इस चीज को लेकर के है कि साइकोलॉजी के टाइम पे जो नॉन साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट्स थे, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के जो फील्ड थे, साइंस का जो फील्ड था, पॉलिटिकल जो क्लाइमेट था, और इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी, और सेवरल अदर ऐसे जो फैक्टर्स थे जो दूसरे फील्ड्स में जो कि साइकोलॉजी से अलग थे हो रहे थे, उनका प्रभाव साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में किस प्रकार से पड़ा। इसको जब हम स्टडी करते हैं तो वो जेडजिस्ट अप्रोच के अंदर आता है। दूसरी अप्रोच ग्रेट पर्सन अप्रोच है, जहां पर कि हम साइकोलॉजी फील्ड में जो ऐसी पर्सनैलिटीज हुई हैं, पायनियर्स हुए हैं, जिन्होंने कि साइकोलॉजी के फील्ड में डेवलपमेंट को लेकर के अपने वर्क से, अपनी आइडियोलॉजीज से कॉन्ट्रीब्यूशंस ऐड किए हैं, उनके काम और उनके आइडियोलॉजीज के आधार पर हम साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट, उसकी हिस्ट्री को समझने का प्रयास करते हैं। तीसरी जो अप्रोच है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अप्रोच, जहां पर कि हम ये देखते हैं कि वो इंडिविजुअल्स अदर देन दोज पर्सनैलिटीज एंड इंक्लूडिंग देम आल्सो, वो इंडिविजुअल्स और इवेंट्स जिन्होंने साइकोलॉजी को उसकी हिस्टोरिकल टाइमलाइन में प्रभावित किया, उसके आइडिया में कॉन्स्टेंटली चेंज ला करके, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में अपने वर्क के थ्रू, या ऐसे इवेंट्स जो हुए जिनकी वजह से उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में कांस्टेंट चेंजेस या मॉडिफिकेशंस आए, तो उसको हम स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अप्रोच के अंतर्गत। तो ये तीन अप्रोच, जेडजिस्ट,
ग्रेट पर्सन अप्रोच और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अप्रोच। और यहाँ पर जो जिस तरीके से, जिस व्यू पॉइंट से हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, तो उसमें हम इन तीनों को ही इंक्लूड करके चलेंगे। नेक्स्ट इसमें है व्हाई टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हम साइकोलॉजी की जो हिस्ट्री है उसको स्टडी क्यों करें। तो यहाँ पर कुछ मेजर जो पॉइंट्स हैं या रीजंस हो सकते हैं साइकोलॉजी की हिस्ट्री के लिए, उनको पॉइंट आउट किया गया है। पहला है सीइंग आइडियाज इन देयर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो हम साइकोलॉजी को एज अ स्टूडेंट, एज अ डिसिप्लिन, एज अ स्टूडेंट इसमें एंटर कर रहे हैं, एज अ डिसिप्लिन इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है फॉर द सेक ऑफ पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट कि साइकोलॉजी के बेसिक आइडियाज उसके हिस्टोरिकल टाइमलाइन में किस प्रकार थे। तो इसलिए साइकोलॉजी की हिस्ट्री को डेवलप स्टडी किया जाता है ताकि उसके पर्सपेक्टिव को हम बेहतर तरीके से समझ सकें। दूसरा जो है वो है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। अब ये जो चीज है ये कोरिलेट भी करती है पहले वाले टॉपिक के साथ, यानी कि पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट के साथ। और जैसे जैसे आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होता चला जाता है, डीप होता चला जाता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नेचुरली फाइन होती चली जाती है। तीसरा इसमें रिकॉग्निशन ऑफ फेट्स एंड फैशन, कि आप बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट फील्ड में जब काम करना शुरू करते हैं तो उसमें आपको एक चीज जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस प्रकार के आइडियाज उसके इतिहास में, उसके पास्ट में फेमस हुए और किस प्रकार के आइडियाज फेड हो गए, जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिला। अब इसमें दोनों ही प्रकार के आइडियाज होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आइडिया बहुत मीनिंगफुल या पोटेंशियल ना होते हुए भी अपना एक इंपॉर्टेंट स्थान बना देता है उस सब्जेक्ट की हिस्ट्री में, जिसको कि बाद में भी हम स्टडी करते हैं। हाउएवर उसको डिस्कार्ड कर दिया गया होता है या उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया होता है, लेकिन वो अपना एक बहुत बेहतरीन और अपना एक बहुत इफेक्टिव रोल पे प्ले कर चुका होता है उसके हिस्टोरिकल टाइमलाइन में। वहीं कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जो पोटेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी रिकॉग्निशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो ये क्यों होता है, इस चीज को जो है हम हिस्ट्री को स्टडी करने के माध्यम से समझना चाहते हैं। तीसरा इसमें अवॉइडिंग रिपीटिशन ऑफ मिस्टेक्स। ये बात बहुत नेचुरल है कि जब आप किसी सब्जेक्ट में इनिशिएट करेंगे तो आप नेचुरली उस सब्जेक्ट में बढ़ने के दौरान, अपने रिसर्च के दौरान इस प्रकार की मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहेंगे जो कि आपके काम को रोक सकती हैं या आपको फेलियर की तरफ ले जा सकती हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका है टू गेट एक्सपीरियंस फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ दोज हु वर्कड इन द पास्ट, एंड दैट्स व्हाई वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द सब्जेक्ट। फाइनली एक सेकंड जो इसमें है, सेकंड लास्ट जो है वो है सोर्स ऑफ वैल्यूएबल आइडियाज। हिस्टोरिकल टाइमलाइन में बहुत सी ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जिन्होंने फील्ड से रिलेटेड ना होते हुए भी अपने रिसर्च वर्क और अपने वर्क और अपनी आइडियोलॉजी से उसके बेसिक आइडिया को प्रभावित किया होता है। तो ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या ऐसी चीजें थी जिन्होंने उन लोगों को मोटिवेट किया, और इसीलिए हिस्ट्री को वैल्यूएबल आइडियाज का जरूरी और महत्वपूर्ण जो विचार होते हैं उनका एक बहुत अच्छा सोर्स भी माना जा सकता है। और यही एक रीजन है कि क्यों हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं। देन फाइनल जो यहाँ पर है वो है क्यूरियोसिटी। अब देखिए बहुत नेचुरल सा है कि जब आप किसी ग्रुप से अटैच्ड होते हैं तो आपकी आइडेंटिटी को फॉर्म करने में वो ग्रुप का एक बड़ा रोल प्ले होता है, और इसीलिए आप उस ग्रुप से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके अचीवमेंट्स हैं, उसके ओरिजिन है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और उसने किस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया इन द पास्ट एंड हाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रेजेंट, ये सारी चीजें जानना चाहते हैं। इट इज अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी वी ऑल हैव। So similar fashion कि as an student of psychology we also do have the curiosity and a very keen interest in knowing that what psychology basically was started with the idea and how did it influenced the world and the lifestyle and all kind of fields from it, from the time of its origin till now, and what the contributions or achievements it had made or achieved so far. तो ये जो क्यूरियोसिटी है, इस क्यूरियोसिटी के लिए भी we study psychological history. Now next is the psych and sign relationship.
अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि साइकोलॉजी का जो ओरिजिन था वो बेसिकली फिलोसफिकल बैकग्राउंड से हुआ था, इसलिए साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको बहुत आसानी से स्वीकार नहीं किया, एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेज थी। और इसीलिए हम ब्रीफली साइंस को समझते हैं और देन वी विल टॉक अबाउट दैट हाउ साइकोलॉजी मूव्ड एंड विद व्हाट components of science it moved into the field of science. So science basically is a way of answering questions about nature by directly examining it. And there are two major components in scientific inquiry. First is empirical observation, and the second one is the theory, which is based and made on the basis of the empirical observation. So how it works? First thing is, जब भी हम किसी चीज की scientific inquiry करना चाहते हैं, so what we do, we make a number of observations directly to that event, and those observations are then organized and categorized on the basis of similarities and differences. After we have categorized them under the basis of similarities and differences among them, what we try to do is we attempt to explain those observations and try to find out a relationship between the number of events which are taking place at that point. So in this way, we try to do the scientific inquiry regarding any subject. Then the objective of scientific inquiry is basically there are two major objectives. First is one to discover a lawful relationship. And that lawful relationship, whenever being discovered, is called the scientific law. So there are two kinds of scientific law. First one is the correlational law. Correlational law वो होता है जहां पर दो इवेंट के बीच में आप एक ऐसा रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक इवेंट के प्रभावित होने पर, इन्फ्लुएंस होने पर दूसरे इवेंट पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर आप इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच के रिलेशन को समझने का प्रयास करें तो वहां पर आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति में किसी भी तरह की क्रिएटिविटी होती है उसमें किसी न किसी शॉर्ट के इंटेलिजेंस, किसी न किसी लेवल का इंटेलिजेंस जरूर होगा, और नॉर्मली ये अच्छे लेवल का इंटेलिजेंस होता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ कोरिलेशनल रिलेशनशिप कि एक चीज के होने पर दूसरी चीज भी साइमल्टेनियसली वेरी करती है। दूसरा जो है वो होता है कॉजल लॉ। कॉजल लॉ डिफाइन करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं किसी भी इवेंट के होने के कारण को, कॉजेस को, और इसीलिए कॉजल लॉ को कोरिलेशनल लॉ से ज्यादा पोटेंशियल माना जाता है, क्योंकि जहां पर कोरिलेशनल लॉ सिर्फ चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं, वहीं कॉजल लॉ जो है उनको प्रिडिक्ट करने के साथ कंट्रोल करने की भी एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन ऑफ डिटर्मिनिज्म की ओर। अब डिटर्मिनिज्म क्या है? ये एक एजम्पशन है कि जिस भी चीज को स्टडी किया जा रहा है उसको कॉजल लॉ के टर्म पर समझा जा सकता है, यानी कि किसी भी इवेंट जिसको स्टडी किया जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है इसको भी समझा जा सकता है। और डिटर्मिनिस्ट व्यू पॉइंट ये कहता है कि अगर इस चीज को समझ लिया जाए तो उस चीज को बहुत और सिर्फ बहुत ही नहीं बल्कि पूरी एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो साइकोलॉजी का जब साइंस में मर्जिंग हुआ और एज अ साइकोलॉजिकल साइंस ये सब्जेक्ट डेवलप हुआ, तो उस दौरान साइंटिफिक मेथड्स को सबसे पहले यूज किया था विल्हेल्म वुंड ने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और उसके बाद एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कई तरह से साइंटिफिक मेथड्स और साइंटिफिक इंक्वायरीज का इस्तेमाल किया साइकोलॉजिकल स्टडीज के लिए। फर्दर न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट का डेवलपमेंट हुआ जो कि इस चीज को समझते हैं कि किस प्रकार से हमारे बॉडी का मैकेनिज्म और बॉडी में होने वाले केमिकल चेंजेस हमारे माइंड और बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। और इनके अलावा साइकोलॉजिस्ट जो कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और जेनेटिसिस्ट जो होते हैं उनके साथ वर्क करते हैं और ये समझते हैं कि किस प्रकार से इनहेरिटेंस और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारे ह्यूमन बिहेवियर को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि साइकोलॉजी में जो है बहुत सारे फील्ड्स, और अब तो पूरी तरह से साइकोलॉजी का जो फील्ड है वो साइंटिफिक इंक्वायरी पर बेस्ड होकर के डेवलप हो रहा है। बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है साइकोलॉजी एज अ साइंस में वो है द व्यू पॉइंट ऑफ डिटर्मिनिज्म, इनडिटर्मिनिज्म एंड नॉन डिटर्मिनिज्म। बेसिकली ये तीनों ही व्यू पॉइंट हमें साइकोलॉजी की हिस्ट्री में दिखते हैं, जहां पर डिटर्मिनिस्ट व्यू की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि किसी भी इवेंट के होने पर हम उसके होने के कारण को समझने का प्रयास करते हैं। तो साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए हम कई सारे फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और इसीलिए हम कई सारे डोमेन्स में उनको स्टडी करते हैं। पहला है बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, यानी कि वहां पर जहां पर कि बायोलॉजिकल कोरिलेट्स से जोड़ करके हम ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं।
एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यहाँ पर क्या, एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उनसे जोड़ करके हम साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को ह्यूमन बिहेवियर के डेवलपमेंट को देखते हैं। सोशियो कल्चरल डिटर्मिनिज्म जहां पर कि सोसाइटी और कल्चर के इन्फ्लुएंस को हम ह्यूमन बिहेवियर पर स्टडी करने का प्रयास करते हैं। देन फिजिकल एंड साइकिकल डिटर्मिनिज्म, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, हमारे जीन्स और हमारे इनहेरिटेंस से जो हमें फिजिकल क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं उनका, और साइकिकल डिटर्मिनेंट्स जो कि हमारे कोऑग्निटिव और मेंटल फैकल्टीज हैं और उनका लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है, उसका क्या हमारे बिहेवियर पर प्रभाव पड़ता है, इसको हम साइकिकल डिटर्मिनिज्म के अंतर्गत स्टडी करते हैं। देन आता है इनडिटर्मिनिज्म। इनडिटर्मिनिज्म जो है वो इस चीज की ओर पॉइंट आउट करता है कि ह्यूमन बिहेवियर के जो कॉजेज हैं वो स्पेसिफिक केसेस में समझे जा सकते हैं लेकिन पूरी तरह से कभी भी नहीं समझे जा सकते। तो इनडिटर्मिनिस्ट व्यू पॉइंट के साथ जो साइकोलॉजिस्ट हुए उनका ये मानना था दैट ह्यूमन बिहेवियर कैन नेवर बी एक्यूरेटली studied. However, in few cases, it can be related or can be found in relation with some of the events causing it to happen. But in most of the cases, the understanding of human behavior based on the factors cannot be properly studied. इसके बाद जो अगला व्यू पॉइंट देख सकते हैं, जो एक ग्रुप देख सकते हैं हम साइकोलॉजी में उसके हिस्टोरिकल टाइमलाइन में, वो है नॉन डिटर्मिनिस्ट का। नॉन डिटर्मिनिस्ट साइंस को ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के तरीके के तौर पर कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं और मोस्टली ये मानते हैं कि बिहेवियर जो है सेल्फ जनरेटेड होता है, इसलिए उसको साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया जा पाना संभव नहीं है। Then we come to the very important part, which is the persistent questions in psychology. सबसे पहले व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन नेचर। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो, इनमें से बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो साइकोलॉजी के इंडिपेंडेंटली एक सब्जेक्ट के तौर पे डेवलप होने से पहले एग्जिस्ट करते थे और अभी भी जिनके ऊपर डिबेट होती है, जिन पर रिएक्शन साइकोलॉजिस्ट के आते रहते हैं, वो देना पसंद करते हैं। तो पहला है व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर, मानवीय स्वभाव बेसिकली क्या है, उसका किस प्रकार, उसकी प्रकृति क्या है, वो किस प्रकार से हैपन होता है और उसको गवर्न करने वाले जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, ये इस क्वेश्चन के अंदर देखने का प्रयास किया जाता है। Second and very important and popular problem in the field of psychology is that of mind-body relationship. मन और शरीर संबंध आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इसको लेकर के कई सारे व्यू पॉइंट्स हुए हैं। मेटेरियलिस्टिक, मोनिस्ट, डुइज्म, इस प्रकार से कई सारे व्यू पॉइंट्स ने माइंड बॉडी रिलेशनशिप को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन कोई भी व्यू पॉइंट अपने आप में कंप्लीटली इसको लेकर के एक्सेप्ट नहीं किया गया है। नेटिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म। नेटिज्म ये मानता है कि साइकोलॉजिकल स्टडी के दौरान ह्यूमन बिहेवियर में जो भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं या जो भी कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं वो इंस्टिंक्ट वाइज आते हैं, यानी कि इंस्टिंक्टिव नेचर बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर में फॉरमोस्ट है, जो कि उसको होने का कारण है। और एम्पिरिसिस्ट का ये मानना होता है कि एक्सपीरियंस इज व्हाट इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन बिहेवियर, that we are made up of experience and that is what is being shaping our behavior for all the time. Then come the mechanism versus vitalism viewpoint. Mechanism viewpoint human behavior को समझने का प्रयास करता है मशीन्स के टर्म्स पे। जैसे मशीन्स को आप उनके पार्ट और उनकी फंक्शनैलिटी के रूप में समझते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, इसी प्रकार से मैकेनिस्ट का ये मानना है कि ह्यूमन बिहेवियर को भी हम डिफरेंट उसके पार्ट्स और उसके फंक्शनैलिटीज के रूप में माइंड को स्टडी कर सकते हैं। जहां वाइटलिस्ट का ये मानना है कि ह्यूमंस और जो मशीन्स हैं उनमें जो डिफरेंसेस हैं, नॉन लिविंग्स जो उनमें डिफरेंसेस है वो ये है कि ह्यूमंस आर बीइंग वर्किंग ऑन द प्लेटफॉर्म और सराउंडेड और हैव लाइफ एंड दिस लाइफ हैज द कंपोनेंट ऑफ वाइटैलिटी। और ये जो वाइटल फोर्स है ये कुछ ऐसी चीज है जो कि मशीन्स में नहीं पाई जाती है और इस वजह से मशीन को स्टडी करने के तरीके से मानवीय व्यवहार को स्टडी नहीं किया जा सकता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर ह्यूमंस रिलेटेड टू नॉन ह्यूमन एनिमल्स। बहुत सी ऐसी स्टडीज हुई है साइकोलॉजी में जिनमें कि नॉन ह्यूमन जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स है, उनका यूज किया गया साइकोलॉजिकल स्टडी के लिए और उनके बेसिस पे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर को
दिया गया है, जिसने ये व्यू पॉइंट को भी स्टैब्लिश किया कि क्या नॉन ह्यूमंस की स्टडी से हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं। और इनके एक्सट्रीम में वो लोग आए जिन्होंने इसको अपोज किया और कहा कि ह्यूमंस सिर्फ बिहेवियर ही नहीं करते हैं, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे इमोशंस और डिफरेंट काइंड ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टीज, जिसके आधार पर भी उनके व्यवहार में प्रभाव पड़ता है। इसलिए एनिमल स्टडीज के थ्रू ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाना संभव नहीं है। Then another question, which is a bit more type of philosophical, is the what is the origin of human knowledge? इस चीज को हमेशा समझने का प्रयास किया है that how the humans synthesize knowledge or gain the knowledge they have regarding different subjects. So it is one of the persistent questions in field of psychology. Next जो है वो है objective versus subjective reality. साइकोलॉजी फील्ड का एक बहुत ही persistent question that objective reality is basically represented by the physical world. हमारे आसपास जो भी मेटेरियलिस्टिक फॉर्म है, जो भी मेटेरियलिस्टिक ये वर्ड है, इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी के अंदर आते हैं, बिकॉज हम इन्हें देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव रियलिटी जो कि हमारे साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको भी नकारा नहीं जा सकता। और क्वेश्चन यहां बनता है कि हाउ दीज बोथ आर रिलेटेड विद ईच अदर। फाइनल question which is persistently being asked and answered, tried to answer in the history of psychology, is that of problem of self, and it still is there. Problem of self basically personality theories में personality theorist के द्वारा बहुत इस चीज को समझने का और इस चीज को डिफाइन करने का प्रयास किया गया है, और ये इस रिगार्ड में है कि self is the basic core or the base of our personality. So how it is formed and how it effects and remains same all over through the age periods we develop. So that makes this question the most important question in the field of psychology. आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप साइकोलॉजी के टॉपिक से जुड़े और ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं। याद रखें, मानवीय व्यवहार के मूलभूत सिद्धांतों और उसके विभिन्न पक्षों को समझा जा सकता है, क्योंकि ये सभी simply psychology. Thank you for watching. Have a great day.